अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिलाखिर अपने 8वें इजलास में मामला सुप्रीम कोर्ट को रेफर करने का फैसला कर लिया है और यह फैसला हुआ है कि अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से वजाहत तलब की जाएगी। वजाहत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया गया है और अदालत उज़्मा को दी गई दरखास्त में इस्तदा की गई है कि इलेक्शन तरमीमी एक्ट आने के बाद अदालती फैसले पर रहनुमाई हासिल की जाए। इलेक्शन कमीशन की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट के 12 जुलाई के मुख्तसर फैसले पर जब वजाहत आ गई थी उस वक्त तक नया एक्ट मौजूद नहीं था। ताहम पार्लियामान ने इलेक्शन तरमीमी एक्ट की सूरत में अब नया कानून बना दिया है। इसलिए बताया जाए कि इलेक्शन कमीशन पार्लियामान के बनाए गए कानून पर अमल दरामद करे या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने खत लिखा कि अदालती फैसले के बाद इलेक्शन एक्ट में तरमीम हुई। इलेक्शन कमीशन से डी नोटिफाई अरकान ने भी तरमीमी कानून पर अमल के लिए रुजू कर लिया है। अदालती फैसले पर 29 अरकान की हद तक इलेक्शन कमीशन अमल दरामद कर चुका है। दरखास्त में यह भी कहा गया है कि तरमीमी एक्ट में मखसूस नशस्तों से मुताल्लिक तरमीम करके इसका माजी से इत्तला किया गया, जबकि अदालती फैसला वाज़ेह है कि पार्लियामान की दानिश का जायजा नहीं लिया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में कहा है कि अदालती फैसलों को मद्देनजर रखते हुए तरमीमी एक्ट पर अमल न करना भी सवालिया निशान होगा। अब इलेक्शन कमीशन ने अपनी दरखास्त में जो मौक़िफ़ अपनाया है उससे यह तास कि शायद इसका झुकाव हुकूमत की तरफ है, क्योंकि दरखास्त में इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन एक्ट पर अमल न करने के नताइज का भी जिक्र किया है। अब इलेक्शन कमीशन ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो इस मामले पर ताख़ीरी हरबे आजमा रहा है और ये इल्ज़ाम भी लग रहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पीटीआई को मखसूस नशस्तें मिलने के फैसले से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन की दरखास्त को ताख़ीरी हरबे के मुतरादिफ करार देते हुए कहा था कि फैसले पर अमल दरामद में ताख़ीर के नताइज हो सकते हैं। 8 जजेस ने अपने बयान में कहा था कि फैसले में कोई अबहाम नहीं है और इलेक्शन कमीशन इस पर फौरी अमल करे। अब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वाज़ेह हुक्म दिया है कि वो फैसले पर अमल दरामद करे, ताख़ीरी हरबे करे। इसके बावजूद इलेक्शन कमीशन का फिर से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना यही बता रहा है कि शायद इलेक्शन कमीशन ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल कर रही है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट कोई सख्त एक्शन भी ले सकता है। और यही वजह है कि कुंवर दिलशाद भी इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल करने का मशवरा दे रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ हमारे प्रोग्राम में साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के पास ये ऑप्शन मौजूद है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करे और उसके बाद जब रिव्यू पिटिशंस लगे तो सुप्रीम कोर्ट अपना माइंड दे। कुंवर दिलशाद क्या कह रहे थे, जरा उसकी एक झलक आपके सामने रखता हूं। कहते थे खत्म करें आप इलेक्शन के पाकिस्तान को, सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के फैसले को तस्लीम करें और इसके बाद अगर हुकूमत के बारे में कोई उनके पास कोई है गिदड़ सिंगी तो जाके अपीलें कर दें, नजरसानी कर दें, बात कर दें, लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को साइड पे हो जाना चाहिए। अगर खुदा ने खास्ता इलेक्शन कमीशन पर कंटेम्प्ट लग गई तो मैं तमाम इंटरव्यू में कल भी और आज भी मैं कह रहा था कि हुकूमत पाकिस्तान ने अकेला छोड़ देना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को। अब तहरीक इंसाफ भी इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रही है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ अपने एक बयान में कह रहे हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इदारे को सियासी जमात में बदल दिया है। इलेक्शन कमीशन बहाने ढूंढने के लिए इजलास पर इजलास बुला रहा है। कमीशन आए बाएं शाएं की बजाय आला अदलिया के हुक्म की तामील करे। बैरिस्टर सैफ का कहना था कि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशस्तों के हवाले से नोटिफिकेशन जारी करे। ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल करने पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने फैसला कर लिया है, लेकिन देखा जाए तो हुकूमत इलेक्शन कमीशन की पुष्पनाई पर खड़ी दिखाई दे रही है और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का इलेक्शन एक्ट की रोशनी में फैसला करने की हिदायत देना इसकी एक तस्वीर भी है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट एक तरफ और इलेक्शन कमीशन और हुकूमत एक तरफ खड़े हैं। अब बहरहाल सुप्रीम कोर्ट तो अपने फैसले में इलेक्शन कमीशन को फैसले पर अमल दरामद करने की हिदायत जारी कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ने फिर से फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला किया। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपना सख्त रद्द-ए-अमल देती है या फिर वो एक बार फिर इस हवाले से इलेक्शन कमीशन को कोई नई गाइडलाइन दे देती है। अब एक तरफ इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में उलझाव की कैफियत है, तो ऐसी ही कैफियत में हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जो है वो बेचैनी नजर आ रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि चीफ जस्टिस का हाउस इन ऑर्डर नहीं है। चीफ जस्टिस और जस्टिस मंसूर अली शाह, एक चीफ जस्टिस है, दूसरे सीनियर प्यूरी जज है, वो एक दूसरे को खत लिख रहे हैं जिसका असर अदलिया की साख पर भी पड़ रहा है। दोनों जजेस में इख्तलाफात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी पर दिखाई दे रहे हैं और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी जो ऑर्डिनेंस है वो आने के बाद ये इख्तलाफात मजीद गहरे हो गए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार किया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था और जस्टिस मुनीब अख्तर के कमेटी से इखराज पर सवाल भी उठाया था, जिस पर अब चीफ जस्टिस ने भी जवाब दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा ने जवाबी खत लिखा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिखे गए जवाबी खत के मंदरजात
ताहाल सामने नहीं आ सके, लेकिन जराये के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में शामिल ना करने की 11 वजूहात बताई हैं। साबिक चीफ जस्टिस ने अपने जवाब में लिखा है कि जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। ऐसा जस्टिस मंसूर आपके इसरार पर किया गया। कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी में शामिल ना करने की आपको वजूहात बता रहा हूँ। चीफ जस्टिस ने अपने खत में लिखा कि जस्टिस मंसूर, कानूनन आप ये भी नहीं पूछ सकते कि तीसरा रुकन किसे नामजद करूँ, किसे ना करूँ, लेकिन चूंकि मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत की हिमायत करता रहा हूँ, मैं वजूहात फराहम करूँगा। ये याद रहे कि मैं आपके इसरार पर कर रहा हूँ ताकि कोई नाराज़ ना हो जाए। काजी फायज़ ईसा ने जस्टिस मंसूर को अपने जवाबी खत में लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में थे जिन्होंने गर्मियों की पूरी तातीलात की, मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात पर रहे। जस्टिस मुनीब तातीलात के दौरान अदालत का काम करने के लिए दस्तयाब नहीं थे। तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो कि अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। अपने खत में चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने लिखा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कहता है कि अर्जेंट मुकदमात 14 रोज़ में समाअत के लिए मुकर्रर होंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने दरख्वास्त गुजारों के आईनी और कानूनी हक के बरखिलाफ अर्जेंट आईनी मुकदमात सुनने से इनकार किया और छुट्टियों को फौकियत दी। चीफ जस्टिस ने लिखा कि जस्टिस मुनीब अख्तर ने कमेटी के एक मोअज़्ज़िज़ रुकन से गैर शाइस्ता और नामुनासिब रवैया इख्तियार किया, जिसमें तमाम चीफ जस्टिस शामिल थे और सीनियर तरीन जज भी इसका हिस्सा थे। जस्टिस मुनीब अख्तर महज अबूरी हुक्म जारी करके 11 बजे तक काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के साथी जजेस ने उनके इस रवैये की शिकायत की। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके वो केस समाअत के लिए मुकर्रर ही ना करने दिया। अब वाज़ेह नज़र आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त तकसीम का शिकार है और ये तकसीम इंसाफ फराहम करने वाले इदारे के लिए कोई नेक शगुन नहीं है, क्योंकि अदलिया से अवाम इंसाफ की उम्मीद बांधे हुए हैं। लेकिन जब इस तरह के इख्तलाफात नज़र आएंगे तो जाहिर है अदलिया का इमेज इससे बुरी तरीके से डैमेज होगा, मुतासर होगा। अब ये भी देखने वाली बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सीनियर प्यूनी जज आपस में कम्युनिकेट नहीं कर रहे, बल्कि ख़तों किताबत कर रहे हैं। वो एक दूसरे को शिकवा जवाब शिकवा कर रहे हैं। तो सवाल तो ये भी है कि इसका बाकी जजेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक ऐसे माहौल के अंदर कि जब ये जुडिशल क्राइसिस चले जा रहा है। एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है कि वो मामला सुप्रीम कोर्ट में भेजे हुए है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट का अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं है, और आने वाले दिनों में हुकूमत भी इरादा रखती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करा ले और कोई जो आईनी तरमीम है उसका बिल पार्लियामान में ले कर दिया जाए। ये सारी सिचुएशन है जो हालात को मज़ीद ग्रेव, मज़ीद कंसर्निंग बना रही है। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उस पर मज़ीद बात करेंगे। और दूसरी तरफ हुकूमत क्या कर रही है, ख़ासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान कितने अहम हो गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से मुतालिक, अहम हैं भी जो 1.5 हफ्ते पहले थे, या अब अहम नहीं रहे, इस पर भी बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तजियाकार साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम साकिब बशीर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। साकिब साहब, सबसे पहले तो आज फाइनली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस नतीजे पे पहुंचा अपने 8वें इजलास में कि मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट को रेफर कर दिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मानना है या पार्लियामान के कही गई इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अमल करना है। बावजूद इसके कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो मखसूस नशस्तों के हवाले से वजाहत दे चुका, जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कह चुके कि इलेक्शन कमीशन को हमसे नहीं पूछना चाहिए था, हमसे पूछना असल में टाइम बाइंग के मुतरादिफ है और ये कंटेम्प्ट के मुर्तकब हो रहे हैं। इसके बावजूद एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट को भेज दिया गया है, तो क्या ये टाइम बाइंग है, डिलेइंग टैक्टिक्स है? और उस वक्त तो इंडिया दिया गया था कि आप कंटेम्प्ट के मुर्तकब हो रहे हैं, तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कमीशन के इस रवैये पर कंटेम्प्ट लगा देगी? जी बिल्कुल, जो अभी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है ये बड़ा ही हैरान कुन है। उसकी वजह ये है कि जो इलेक्शन कमीशन है उसको जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने जो वजाहत दी थी, उस वजाहत में बड़ा क्लियर अंदाज में ये कहा गया था कि आपका काम डाखाने का है, आपने उस पर जो है वो इम्प्लीमेंट करना है। और ये कहा गया है कि आप मामला जो है वो केस के जो फैसला है इस पर जो हीले बहाने कर रहे हैं, ये लटकाया जा रहा है, इस पर फैसला जो है वो, तो इस पे अमल दरामद किया जाए। तो उसमें भी स्नब किया गया था इलेक्शन कमीशन को। और उसके बाद 70 सफ़ात जो लिखे गए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के कंडक्ट पर, उसमें जो फैसला था, तफसीली फैसला, उसमें तकरीबन 60 पेजेस जो एक एक पॉइंट को जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी वजाहत के साथ उसमें बताया कि कहां इलेक्शन कमीशन ने जो है वो दुरुस्त तरीके से वो जो
अपना आईनी किरदार था वो अदा नहीं कर सका, तो उसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ उसमें इलेक्शन कमीशन को बताया गया। लेकिन हैरान कुन है कि 7 इजलास मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है। अब आते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जो सवाल उठाए हैं, एक दो सवालात वो तो थे, एक बैरिस्टर गोहर है उनके दस्तखत हैं, वो उन्होंने जवाब दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, फिर पीटीआई थी या नहीं थी उस पर भी जवाब दे दिया और बड़ी वजाहत के साथ जवाब दे दिया। और लेकिन एक जो सवाल है उसमें कि हमें स्पीकर कौमी असम्बली ने यह लिखा है कि क्योंकि इलेक्शन एक्ट में तरमीम हो चुकी है तो इसलिए आप उस पर जो है वो अमल करें। तो इस पर जो है वो अब हमें समझ नहीं आ रही कि हम इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम हुई है उस पर अमल करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करें। तो इसमें कोई मतलब ऐसी कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये एक तयशुदा उसूल है कि जो माजी पर इतलाक है इस किस्म की कानून साजी का, वो माजी पर इतलाक सिर्फ उन सूरतों में हो सकता है जहां पे संगीन किस्म की खिलाफ वर्जी जब हुई हो तो वहां पर माजी से इतलाक होता है। इसके अलावा माजी से इतलाक नहीं हो सकता जहां पे खास तौर पर किसी भी फ्रीक के राइट्स जो हुकूक हैं वो मुतासर हो रहे हो, वहां पे माजी से इतलाक नहीं हो सकता। रिसेंटली भी एक टैक्स मैटर था जिसमें जो पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2019 में एक लेजिस्लेशन की थी जिसमें उन्होंने माजी से इतलाक किया था, तो वहां उस टैक्स मैटर में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने बड़ी वजाहत के साथ ये लिखा कि किन सूरतों में जो है वो बहुत ही रेयर सूरत है कि आईनी जो है वो खिलाफ वर्जी हुई हो, आइन शिकनी हुई हो, वहां आप जो है वो ऐसी कानून साजी कर सकते हैं कि जहां माजी से इतलाक होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता। तो इस केस में भी 12 जुलाई का फैसला आया, अगस्त में जो है वो कानून साजी की गई, तो इसका इतलाक माजी से नहीं होना। ये क्लियर सी चीज है। साकिब बशीर साहब, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इन सवालात पर सुप्रीम कोर्ट का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है और फिर सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करने की मजाज है जो अक्सरियती फैसला है, या फिर वो पूरा बेंच जो है वो इस मामले के ऊपर को वजाहत जारी करेगा? नहीं, बेंच ने तो वजाहत जारी नहीं करनी। जो बाकी 5 जजेस हैं उनका तो व्यू ही डिफरेंट है, उनके फैसले पर तो अमल ही नहीं होना। फैसले पर अमल होना ना होना वो मामला है अक्सरियती जजेस का, मतलब 8 जजेस का। तो उन 8 जजेस ने बैठकर ही इस मामले को देखना है और उन 8 जजेस ने ही, क्योंकि अब जस्टिस काजी फायज ईसा हैं, चीफ जस्टिस काजी फायज और जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, उनका इख्तलाफी नोट है। अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान, उनका इख्तलाफी नोट है। इसके अलावा जस्टिस याहिया अफरीदी, उनका इख्तलाफी नोट है। उनका तो फैसले की इंप्लीमेंटेशन के साथ उस तरह तो ताल्लुक ही नहीं है। तो लेकिन 8 जजेस ये मामला देखेंगे। 2 रोज कबल जब वहां पे इलेक्शन मैटर में जब ये बताया गया, वो ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का मामला था पंजाब की, तो वहां पे ये बात हुई थी कि हाई कोर्ट ने खुद नोटिफिकेशन कर दिया। तो वहां जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट है वो इलेक्शन कमीशन को कंटेम्प्ट में बुला लेती जो उस पर फैसले पर अमल नहीं कर रहा था। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये राय मौजूद है कि अगर इलेक्शन कमीशन फैसले पर अमल ना करे तो उसको कंटेम्प्ट में बुलाया जा सकता है। पीटीआई की कंटेम्प्ट की पिटीशन इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है और अभी जो रिसेंटली दरखास्त दी गई थी कि जो सुप्रीम कोर्ट में कि वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो हमें जो है वो दी जाएं। अब ये मामला सारे आने हैं सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ चल रहा है, क्या वो जो है वो कैसे ये बेंचेस बैठेंगे, कैसे बनेंगे। और एक और जो चीज है जो आपने सवाल में जिक्र किया कि इलेक्शन कमीशन टाइम जो है वो ले रहा है, और ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन को भी ये जो है वो उसने शायद भांप लिया हो कि अगर अक्टूबर के पहले हफ्ते में कोई लेजिस्लेशन हो जाती है तो उस लेजिस्लेशन के बाद फिर जो हो सकता है कि जुडिशरी का स्ट्रक्चर तब्दील हो जाए, हो सकता है कि वो मामला आईनी अदालत में चले जाएं, हो सकता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को पावरलेस कर दिया जाए, तो डिफरेंट सिनेरियो हो जाएगा। तो उस वक्त फिर सिचुएशन ही मुख्तलिफ हो जाएगी, फिर उस हिसाब से जो है वो देख लेंगे। ये एक पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन कमीशन टाइम लेना चाह रहा हो, क्योंकि 12 जुलाई से 12 अगस्त 12 सितंबर आज तक जो है वो 26 सितंबर लेकिन वक्त बड़ा अहम है ना सर साकिब बशीर साहब, ये वक्त बड़ा अहम है। 8 जजेस का जो अक्सरियती फैसला है, वो 8 जजेस क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कंटेम्प्ट नोटिस इशू कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल होना ही होना है। ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर दिया जाए। अब जो लोग ये मिसाल देते हैं कि जब उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त एक इलेक्शन मैटर था, इलेक्शन मैटर ने उन्होंने फैसला दिया, उस पर 90 डेज में इलेक्शन नहीं हुए, अमल नहीं हुआ, कंटेम्प्ट भी नहीं हुई।
उस वक्त सिनेरियो डिफरेंट था। उस वक्त वो 3 या 4 जजेस थे जो हम ख्याल थे या इस तरह बात कर रहे थे। अब सुप्रीम कोर्ट में वो पोजीशन नहीं है। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा अभी जो खत्ता किताबत वाला मामला चल पड़ा है, इसमें भी 8 जजेस का फैसला है, सुप्रीम कोर्ट की फुल कोर्ट का फैसला है। इसको नजरअंदाज करना जो है वो मुश्किल है, लेकिन इसमें मामला वही है कि इसमें जो सिचुएशन है फिर वही हो सकती है कि इलेक्शन कमीशन इंतजार कर रहा हो कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में वो जो तरमीम है वो तरमीम को लाने का प्लान हो या लाई जा सके, कामयाबी हो जाए तो फिर सिनेरियो चेंज हो जाए, तो फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन भी आजाद हो जाए। क्योंकि जो फैसला है 70 सफे का, उस पे अलग से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो है वो उसके कंडक्ट के खिलाफ जो है वो प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं उनके। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो आज पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में की है उसके अंदर भी एक अभाव मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि 39 नशिस्तों के हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना गया, बाकी मसला रह गया 41 का। और दूसरी तरफ जो स्पीकर ने खत लिखा है इलेक्शन कमीशन को, उसके मुताबिक तो उन्होंने 80 की 80 नशिस्तें वो कहते हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की पीटीआई की नहीं है, और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन कहता है नहीं 39 का मामला तो क्लियर है, 41 के मामले पे अभाव है। तो यहां पर भी तो एक आधा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की बात मान रहा है, और फिर वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो पार्लियामान का फैसला है उसको भी एक अभाव लेके। तो ये कुछ समझ नहीं आ रही, कंफ्यूजन मौजूद है इलेक्शन कमीशन के अपने सवालनामे के अंदर। नहीं, वो कंफ्यूजन सुप्रीम जो इलेक्शन कमीशन ने इसीलिए रखी है कि नहीं हम तो बिल्कुल जी आपका फैसला मारना चाहते हैं, हम बिल्कुल डिले नहीं चाह रहे, हम बिल्कुल लटका नहीं रहे। देखिए हमने 39 मान लिए हैं और 41 जो है वो, तो मतलब ये है कि वो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के सामने ऐसा पोर्ट्रे करेगा कि हमने तो देखें आधा फैसला मान लिया है और आधे में कंफ्यूजन थी। हालांकि कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई मामला नहीं है, एक एक सवाल का जवाब उस 70 सफे में मौजूद है। इसके बावजूद और फिर जो माजी से इतलाक नहीं होता इस किस्म के कानून साजी का जहां पे दूसरों के हकूक मुतासिर हों, और ये अगर रास्ता खुल गया तो फिर आइंदा आने वाली हुकूमत जब चाहेगी, जब उनका सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आएगा, वो उठा के उसको बाहर फेंक देंगे और उस पर कानून साजी कर लेंगे। और दूसरा फरीक खास तौर पर जो आपकी मुखालिफ जमात है, आप उससे नशिस्तें माले गनीमत लेने के लिए ऐसी कानून साजी करेंगे, तो ये तो मेरे ख्याल में जो जमहूरियत है उसके भी, उसकी नॉर्म्स के भी खिलाफ है कि आप इस तरह का एक्ट करें। इलेक्शन कमीशन के पास बज़ाहिर कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ उन्होंने इसलिए किया है कि ताकि वहां कोई बातचीत कर सकें और सुप्रीम कोर्ट को कहीं नहीं हम ये करना चाहते हैं। लेकिन साकिब बशीर साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास एक रास्ता जरूर मौजूद था कि वो रिव्यू पिटीशंस को टेकअप कर लेता। 3 रिव्यू पिटीशंस तो पहले पड़ी हुई थी, लेकिन मसला ये है कि जो जजेस कमेटी है उसमें जस्टिस मंसूर अली शाह उससे रिक्यूज कर चुके हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर उस जजेस कमेटी के बनाए गए किसी बेंच में बैठने से रिक्यूज कर चुके हैं, और अब शिकवा जवाब शिकवा हो रहा है, खतो किताबत हो रही है। सीनियर मोस्ट जज, सीनियर प्यूनी जज, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ये सब एक दूसरे से शिकवा, तो ये फिर बाकी जजेस को क्या पैगाम दे रहे हैं, और फिर ये पिटिशंस लग सकेंगी इस माहौल के अंदर, को फैसला डिसाइसिव हो सकेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि जो अब इस अभाम को दूर कर सकता है, कोई एक्शन ले सकता है? नहीं, वो असल में सिचुएशन ऐसी बनी है कि एक ऑर्डिनेंस अचानक जो आता है, ऑर्डिनेंस पे अमल दरामद होता है, ऑर्डिनेंस के बाद कमेटी रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है, नया जज आ जाता है, कमेटी इजलास बुला दिया जाता है और जस्टिस मंसूर अली शाह इतराज करते हैं, इसके बावजूद इजलास में फैसला भी कर लिया जाता है। तो इन चीजों ने काफी जो है वो सवालात छोड़े हैं। और जो आपने बात की कि नजरसानी की दरखास्तें, वो तय ये हुआ था कि सितंबर में जब जजेस छुट्टियों से वापस आएंगे तो वह नजरसानी की दरखास्तें फिक्स होंगी। अभी 5 दिन पहले जो मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला आया है, अब वो वक्त है कि वो मखसूस नशिस्तों की जो नजरसानी की दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होनी है, और वो एक तवक्को है कि वो अक्टूबर के पहले हफ्ते में या दूसरे हफ्ते में फिक्स हो जाएं। लेकिन मसला उस कमेटी का है जो कमेटी जो है वो बज़ाहिर एक तनाज़ा जो है वो खड़ा हो सकता है, क्योंकि कमेटी ऑर्डिनेंस के जरिए बनी और जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट था उसको फुल कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के सारे जजेस उसमें मौजूद थे, उसने देखा था कि मेजॉरिटी फैसला था और उस पे जो है वो कंसेंसस था और उसको जो है वो लागू किया गया, और उसके बाद वो रास्ता खोला गया कि आइंदा से अगर कोई मामला हो तो वो खुद जो है वो देखेगी जो सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन इसके बावजूद एक ऑर्डिनेंस आता है, ऑर्डिनेंस पे वो फौरी अमल कर लिया जाता है। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा माजी में 2022 का उनका फैसला मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि हंगामी सूरत हाल के अलावा अगर ऑर्डिनेंस आता है तो वो आइन से इनहराफ है। लेकिन अब ऑर्डिनेंस आया, हंगामी सूरत हाल कहां थी, हमें तो नहीं नजर आई आइन जो। फिर वो उनका ये भी था कि जो चीफ जस्टिस है मास्टर ऑफ रोस्टर, उसके लामहदूद इख्तियारात नहीं होने चाहिए। फिर वो क्रेडिट लेते रहे, जमहूरियत थी सुप्रीम कोर्ट में और इस तरह के मामलात में।
अब क्या हुआ? अब जो है वो उन्होंने सिलेक्शन जो है ऑर्डिनेंस के जरिए उनको सिलेक्शन साकिब मिली बशीर कि आप साहब, अपनी साकिब बशीर मर्जी साहब, का लास्टली वो ले लें। लास्टली लास्टली एंड वेरी क्विकली मुझे बताइएगा कि क्या ऐसी इत्तलात है कि कुछ इस्तीफे आ सकते हैं, फिर ये खबरें भी है कि जी कुछ बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट से ये दोनों मामला आने वाले दिनों में हो सकते हैं और कुछ ज़्यादा दूर या ज़्यादा देर की बात नहीं है। तो आर यू रियली लुकिंग एट दिस, या आपको लगता है कि नहीं अभी ऐसे हालात नहीं हैं? एक चीज तो तय है कि जब तक कि आईनी तरामीम नहीं आती तब तक कुछ नहीं होने वाला, लेकिन अगर आईनी तरामीम आ जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट पावरलेस हो जाती है और हाई कोर्ट्स के इख्तियारात भी कम कर दिए जाते हैं, या हाई कोर्ट्स के जजेस को उनके हवाले से कोई अजीब सी लेजिस्लेशन आ जाती है जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, मतलब आजादी, जो अदलिया की आजादी है उसको कंप्रोमाइज कर रही हो, तो फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब तक कि तरामीम नहीं आती तब तक कोई ऐसा चांस नहीं है। उसके बाद कुछ भी होगा, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पूरा जुडिशियल स्ट्रक्चर जो है वो चेंज हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया साकिब बशीर साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तर्जुमान इस्लाम साकिब बशीर साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, मौलाना फजलुर रहमान एक बार फिर मुतहर्रिक हो गए हैं। क्या हुकूमत को अब भी मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत है या नहीं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अब सवाल यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के रवैये में लचक कैसे पैदा हुई है, इसके मुहरकात पर बात कर लेते हैं। दरहकीकत आज से कुछ रोज़ पहले मौलाना फजलुर रहमान अहम आइनी तरामीम के हवाले से बहुत अहमियत इख्तियार कर गए थे, क्योंकि हुकूमत को अहम तरामीम के लिए सेनेट और कौमी असम्बली में मौलाना फजलुर रहमान की हिमायत दरकार थी। और यही वजह थी कि कभी तहरीक इंसाफ, कभी आसिफ अली जरदारी, तो कभी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ उनके दर पर हाज़िरी दे रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान अपनी शर्तों पर खेल खेलना चाहते थे। सियासत का महवर होने की वजह से मौलाना फजलुर रहमान शायद ये समझ बैठे कि उनके बगैर हुकूमत नहीं चल सकती, और यही वजह थी कि वो सियासत से किनारा कश होकर मुल्तान चले गए थे। लेकिन फिर अचानक से स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने सियासी शतरंज की ऐसी चाल चली कि वो सियासत मौलाना फजलुर रहमान के गिर्द जो घूम रही थी, वो मौलाना और जो है वो उसी के ऊपर तकिया किए बैठे थे, वो अचानक से तब्दील हुई। यानी अयाज सादिक ने इलेक्शन कमीशन को अपने ख़त के ज़रिए इलेक्शन एक्ट के तहत मखसूस नशस्तों पर फैसला करने की हिदायत की, तो मौलाना फजलुर रहमान फिर से मुतहर्रिक हुए। उनको ये बात समझ में आई कि हुकूमत आइनी तरमीम के लिए दूसरे रास्ते भी ढूंढ सकती है, इसलिए उनके रवैये में लचक आ गई। नौबत यहाँ तक आन पहुंची कि मौलाना फजलुर रहमान को सहाफ़ियों को बुलाकर ये बताना पड़ा कि वो आइनी तरमीम के जरिए अपना वोट देने को तैयार हैं। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तर्जुमाकार नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त की सिचुएशन क्या है उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम नईम अशरफ भट्ट साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हुजूर ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान आज से 1-1.5 हफ्ते तो खासी अहमियत इख्तियार कर गए थे, हुकूमती शख्सियात हों या अपोजिशन के लोग हों उनके दर पे दस्तक दे रहे थे। क्या अब भी वही स्टेटस है, हुकूमत को आज भी मौलाना की उतनी ज़रूरत है जितनी 1-1.5 हफ्ता पहले थी? जी बहुत शुक्रिया आपका। उनकी अहमियत बिल्कुल अभी भी उसी तरह है, और इसीलिए ये जो उनके घर आमदोरफ्त है ये भी थोड़ा कम हुई है, लेकिन अभी जारी है, और कुछ आने वाले दिनों में दोबारा तेज़ी आएगी, जो कि 1-1.5 हफ्ता पहले थी। वो तेज़ी दोबारा, एक ज़ाहिर है भरपूर कोशिश हुकूमत करना चाहती है और उसके दावे भी हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल नंबर्स जो हैं वो अभी भी उनको, वो जो एक पहले भी उनका क्लेम था कि शायद पीटीआई के लोग तोड़ के तो वो कोई हो जाएगा, तो वो नहीं हुआ पहले भी, और अब भी वो इतना आसान नहीं है। अब भी वो रिलाय जो करेंगे और या कर सकते हैं वो मौलाना ही हैं और उन पर है, लेकिन मौलाना भी अभी तक क्लियर बात नहीं कर रहे। अगर वो ये कहते हैं कि वो आईनी अदालत को समझते हैं कि बिल्कुल ये होनी चाहिए, लेकिन साथ ही वो अपनी बात भी करते हैं कि जो वो जिस तरह की चाहते हैं वो है, और साथ वो ऑब्जेक्ट भी करते हैं कि हुकूमत जिस तरह की आईनी अदालत लेकर आना चाहती है वो शायद उस पर उन्हें एतराज़ हैं। तो इसलिए वो अभी भी 50-50, जैसा कि पहले उन्होंने बड़े तरीके से सियासी तौर पर अपनी जो कह लें कि हिकमत अमली रखी कि दोनों साइड को लगता रहा कि वो उनके साथ हैं, लेकिन बहरहाल एक साइड में तो उन्होंने आना था, और वो यकीनन अपोजिशन ही थी, और वो वहीं पर के, जिसका आपको पता है कि हमने मुतअद्दिद ऐसी खबरें भी चलाई जो उस वक्त बहुत मुश्किल थी चलानी। हर कोई यही कह रहा था कि मौलाना हुकूमत की तरफ जाएंगे, बल्कि हमारी खबरों पे भी ये इस तरह के मुझे मैसेजेस बड़े अहम लोगों के आते थे, गुस्से वाले,
कि शायद आप ये गलत लाइन पे चल रहे हैं, क्योंकि मौलाना तो हुकूमत के में वो तय हो गया, कोई कह रहा है इतनी ये ऑफर्स आ गई, वो हो गया। लेकिन बहरहाल जो अंदर की हमें बात पता लगती थी वो यही थी कि मौलाना अपने कार्ड्स जो हैं वो सीने पे लगाए हुए हैं, और जो इशारे भी वो दे रहे थे वो अपोजिशन की तरफ दे रहे थे। बहरहाल वो फिर हो गया। अब भी उसी तरह का मामला है, अभी भी अगर गौर करें तो मौलाना उसी तरह मामला अपने चला रहे हैं। अच्छा नहीं मशरफ भट्ट साहब, एक तासुर ये है, कता कलामी के लिए माजरत, वो ये कि मौलाना फजल रहमान साहब मुल्तान चले गए थे और मुल्तान जाने से पहले उन्होंने कहा था कि वो कुछ अरसे के लिए जाहिर है कि वो तो तातुल का शिकार हो जाएंगी सियासी सरगर्मियाँ, क्योंकि इस्लामाबाद बहुत ज़्यादा बिजी हो गया था। मुल्तान गए और शायद वो रेस्ट करने के लिए गए थे कि थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, लेकिन अगले ही रोज़ उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ गई वहाँ पे सहाफ़ियों को बुला के, जिससे एक तासुर मिला कि जी मौलाना फजल रहमान गए तो किनारा कशी के लिए थे कि एक हफ़्ता बिल्कुल रेस्ट करेंगे, लेकिन साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। फिर वो इस्लामाबाद वापस आए हैं तो फिर वो एंकर्स को बुला रहे हैं, सहाफ़ियों को बुला के जो है उनसे बातचीत कर रहे हैं, और हुकूमती शख्सियात उनके दर पर उस तरह से नहीं आ रही जैसे पहले जा रही थी। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि हुकूमत ये कह रही है कि अब हमारे पास नंबर्स पूरे हैं, जैसे स्पीकर साहब ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिखा, नंबर गेम भी नहीं जारी कर दी, मखसूस नशिस्तें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की उचक ली, तो नंबर गेम पूरी है, मौलाना की ज़रूरत कोई नहीं है, इसीलिए मौलाना परेशान है। नहीं, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। और अभी आपकी कह ले प्रोग्राम से कुछ ही देर पहले कुछ अहम लोगों से हमारी बात हुई है और वो हुकूमती शख्सियात हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनकी बातों से लग रहा था कि उन्हें मौलाना की ज़रूरत पड़नी है। अभी हतमी बात तो नहीं कह सकते। कुछ ऐसी कानून साजी होने जा रही है या पहले भी की गई कि जिससे जे उन्हें हेल्प मिल सके कि कोई दराड़ पड़े पीटीआई में और वो उनके नंबर्स पूरे हों। लेकिन ये अभी मामला जो है आपको पता है कि बहुत सारे क्लियर होने हैं। जैसे आज इलेक्शन कमीशन दोबारा सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो रुजू किया है कि मजीद वो क्लैरिफिकेशन के लिए। लेकिन बहरहाल वो स्पीकर अगर इस तरह का करते हैं कि 80 के 80 सुन्नी इत्तेहाद के हैं, जबकि 39 का उन्होंने मान लिया इलेक्शन कमीशन ने कि वो पीटीआई के हैं, फिर इलेक्शन कमीशन का जी अभी तक हमें नोटिफिकेशन फला नहीं मिला जी स्पीकर साहब। ये बातें सियासी तौर पर तो समझ आती हैं, ये खेला जा सकता है, लेकिन आईनी और कानूनी तौर पर ये इतना आसान नहीं है। जब मामलात वोटिंग पे आएंगे या वो जब पार्लियामेंट का इजलास होगा या उधर वो फिर जो रायशुमारी है वहां पर फिर ये इस तरह की सियासी चालें जो हैं वो उस तरह नहीं चली जा सकती। वहां पर आपको आइन कानून के मुताबिक चलना पड़ेगा, और वो ये है कि 41 जो मेंबर्स हैं उसके लिए दोबारा रजू कर लिया गया है। 39 का वो कर चुके हैं। अब स्पीकर साहब वो 39 को भी नहीं मान रहे, तो ये उनकी सियासी वो हो सकती है या कुछ थोड़ी टेक्निकलिटीज, लेकिन अदरवाइज वो आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 8 जजेस का बड़ा क्लियर है। अब बार बार वो उन्हें पूछा जा रहा है कि ये बताएं ये क्या करना है। फिर लेकिन देखिए इसकी जी बिल्कुल मैं इसी तरफ आ रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी अभी नोटिफिकेशन इशू नहीं कर रहा, तो मामला भी हवा में मुअल्लक है, मैटर इज स्टिल हैंगिंग इन द एयर। तो हुकूमती शख्सियात से जो आपकी बात हुई, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इसी दौरान कोई ना कोई जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो पार्लियामान में ले करके उसको मंजूर कराना चाहते हैं कि जब तक अब हम मौजूद है इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, नंबर गेम भी पूरी हो जाएगी, 2/3 मेजॉरिटी भी होगी, तो इसी में करा लिया जाए, या फिर वो क्लैरिटी आने का इंतजार करेंगे? आपकी बात बिल्कुल सही है। ये इस वक्त बल्कि कुछ पिछले दिन देखा जाए तो हुकूमत की जो प्लानिंग तो यही लग रही है कि वो एक तो जाहिर है जब आप ताकत में भी हों और फिर आपको एक डिफीट हो और आपने दावे भी बड़े बड़े किए हों, विक्ट्री के निशान बनाए हों, तो वो एक तो गुस्सा होता है। ताकतवर का गुस्सा आपको पता है कि वो आम आदमी वाला गुस्सा नहीं होता, और वो बदला और वो इस तरह की चीजें होती हैं। तो एक तो ये है कि हुकूमत हर सूरत वो करना चाहती है, लेकिन ये वो करना पहले भी चाहते थे, वो नहीं हो सका। अब भी इसलिए हम उनके दावों को रेहान साहब इतना ज्यादा हम फौरी तौर पर नहीं वजन दे सकते, क्योंकि ये वजन हम पहले उन्हें दे चुके हैं जो कि गलत साबित हुआ। इसलिए अभी भी हम उनके ये क्लेम को तो जरूर कहेंगे कि वो ये करना चाहते हैं, वो इस तरह की चीजें करेंगे, वो शायद उनके इरादे भी बड़े ज्यादा हैं, लेकिन जब ये होंगी फिर ही पता चलेगा। फिलहाल मौलाना की जरूरत हुकूमत को है,
फिलहाल वो जो दूसरे रास्ते हैं वो अभी ज़ाहिर उस तरह नहीं हो रहे, लेकिन हुकूमत उसकी कोशिश करेगी, ये वो करना चाहते हैं। इस दफ़ा टोटली वो मौलाना पे ज़ाहिर है उस तरह रिलाई भी नहीं करेंगे, अगर वो दावा ये कर रहे हैं कि वो हर सूरत ये करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो हर सूरत करना है तो फिर तो वो मौलाना के फिर बगैर ही आप कह रहे हैं ना, क्योंकि मौलाना ने तो अभी तक बताया ही नहीं कि वो किस तरफ जाना चाहते हैं। फिर उनकी एक और अहम बात है, मैं पहले भी आपको बताना चाह रहा था कि उनकी मजलिसे जो शूरा है उनका इजलास उन्होंने 15 अक्टूबर को बुलाया हुआ है। अब आप अंदाजा कर लें 15 अक्टूबर का मतलब क्या है। तो फिर और उससे पहले उनका जो फैसले उन्होंने लिए वो जनाब जून के एंड पे उनका शूरा का इजलास हुआ, और उसी के तनाजुर में फजलुर रहमान साहब वो जो करते रहे पिछले हफ्ता डेढ़ पहले, जो जो उनके पास गया वो सबको ही राजी करके वो तरीके से भेजते थे, लेकिन असल जो गेम थी वो सामने आ गई कि उन्होंने साथ नहीं दिया। अब आईनी अदालत का इतना गवर्नमेंट जरूर वो ले रही है प्ली के मौलाना इस पर अच्छी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो इसको करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें कुछ एतराज़ात हैं हुकूमत के मुतालिक जो वो मसवदा लाना चाहते हैं। तो अब ये मसवदा लगता है कच्चा पका, ये दोबारा इस पे खेलना शुरू होंगे हर तरफ से, लेकिन अभी तक चीज़ें हवा में हैं। इरादा ज़रूर है हुकूमत का, वो करना चाहती है, और ये उनके बहुत सारी चीज़ें जो मुस्तकबिल में हैं सियासी और हुकूमती लिहाज से उनके लिए ये अहम भी है। इसीलिए बिलावल भुट्टो जरदारी वो हुकूमत का उस तरह डायरेक्ट हिस्सा तो नहीं, इत्तेहादी हैं, वो कह रहे हैं हमारी मजबूरी भी है और ज़रूरी भी है। तो ये मजबूरी और ज़रूरी समझे, ये कोई महज 1 2 4 दिन के लिए या वक्ती नहीं, ये वो अपना अगला पूरा जो उनका टन्योर रहता है हुकूमत का वो उसको देख रहे हैं। वो चाहे अपनी सदारत, गवर्नरशिप्स, फिर वज़ीर आला बलोचिस्तान उनके सिंध के हैं, फिर चेयरमैन हैं, ये सारी चीज़ें उनके ज़ाहिर है उन्होंने ओहदे तो लिए हुए हैं। तो इसलिए वो अब पीपल्स पार्टी लगता है मुस्लिम लीग नून से भी 2 हाथ आगे वो कह रही है कि हम करके दिखाएंगे, लेकिन अभी तक प्रैक्टिकली वो वहीं पर है। हुकूमत सियासी चालें ज़रूर हो रही हैं। नहीं बशर भट्ट साहब, आप बड़े बाखबर सहाफ़ी हैं, आप ये बताइएगा कि आपने जैसे बताया कि मजलिस शूरा का उनका इजलास JUI का तो 15 अक्टूबर को होगा, फिर मियां नवाज शरीफ साहब की लंदन रवानगी से मुतालिक भी खबरें आ रही हैं कि 3 अक्टूबर को या 5 अक्टूबर को वो लंदन चले जाएंगे, और ये प्लान भी फाइनल हो गया है। तो हुकूमती ज़राए क्या बता रहे हैं कि कब तक ये पार्लियामान में ये बिल लाने के हवाले से बात हो रही है? क्या अक्टूबर के पहले हफ्ते में आएगा, अक्टूबर के दूसरे हफ्ते? क्योंकि अगर होना है तो फिर ज़ाहिर है अक्टूबर तो बड़ा अहम है, और 25 अक्टूबर से तो पहले ही होना है, तो कब ये टेबल करने की बात हो रही है? बड़ा ज़बरदस्त सवाल, खालिस एक अच्छे सहाफ़ी वाला आपने सवाल किया। वो देखें ये बिल्कुल अहम है। अगर तो मियाँ साहब पहले हफ्ते चले जाते हैं, अभी तक तो पहले हफ्ते में कुछ इस तरह को प्रैक्टिकली नज़र तो नहीं आ रही चीज़ें, क्योंकि पहला हफ्ता अब ज़्यादा दूर नहीं है, 1 हफ्ते बाद पहला हफ्ता शुरू हो जाएगा। तो इसलिए अभी तक तो चीज़ें उस तरह नहीं है कि वो 3-4 को मियाँ साहब सारा कुछ इधर ख़त्म करके वो चले जाएं। फिर जाहिर है इधर एक वोट की भी ज़रूरत है, मियाँ साहब का एक वोट तो है, तो वो अब इसीलिए फाइनल डेट भी अभी नहीं है मियाँ साहब की। अगर तो उन्हें कुछ नज़र आया होने वाला है तो वो 3 तारीख 10 भी हो सकती है, 15 भी हो सकती है, लेकिन ये आपको ये समझ लें ध्यान साहब, अगर 10 अक्टूबर से बात आगे ऊपर चली गई तो फिर ये हुकूमत के लिए काफ़ी मुश्किल और मज़ीद दूर चली जाएगी ये चीज़, और जो वो करना चाहते हैं या जिसके लिए करना चाहते हैं वो मज़ीद। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम अशरफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, हुकूमत को IMF से $7 अरब का बेल आउट पैकेज तो मिल गया है, लेकिन क्या ये आखिरी बेल आउट पैकेज और आखिरी IMF प्रोग्राम होगा? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ ही। आखिरकार IMF ने पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आज़म इस पर काफ़ी खुश और मुतमईन भी नज़र आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुल्क की मईशत कब तक कर्ज़ों की जद में रहेगी। वज़ीर आज़म तो कशकोल तोड़ने की बात किया करते थे और कहा करते थे कि ये हमारा IMF के साथ आखिरी मुआहदा होगा, लेकिन जो सूरत हाल है इसको देख कर ये लग नहीं रहा कि पाकिस्तान कर्ज की दलदल से जल्द निकल भी सकेगा। वज़ीर आज़म तो कशकोल तोड़ने की बात किया करते थे, लेकिन कशकोल है कि हमारे छूट ही नहीं पा रहा है। वज़ीर आज़म क्या फरमाया करते थे और फरमाया करते हैं, ज़रा उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं।
other days that I will go to another country with a begging bowl. I have broken that bowl. 2017 में IMF को खैर बात कह दिया था। इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम हम लेने जा रहे हैं ये शायद पाकिस्तान की तारीख में आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब भी कहते हैं कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम होगा और इंशाअल्लाह यही हमारी हिम्मत अमली भी है और यही ख्वाहिश भी है और यही पुख्ता यकीन भी है कि इंशाअल्लाह यही होगा। अब IMF प्रोग्राम में तो हम हैं, लेकिन क्या ये IMF प्रोग्राम आखिरी प्रोग्राम होगा, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मौजूदा हुकूमत हो या फिर पिछली हुकूमतें, वो जब भी IMF के पास जाती हैं तो वो दावा तो यही करती हैं कि आखिरी कर्ज प्रोग्राम होगा। और अब आखिरी कर्ज का दावा करते करते नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि पाकिस्तान कर्ज के लिए IMF से 25 बार रुजू कर चुका है। पाकिस्तान ने इस साल 25वीं मरतबा IMF से रब्ता किया। हुकूमत ये दावा करती है कि 2019 में पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ट्रैक से हट चुका था और यही वजह है कि तब से मुल्क का माशी बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है और मुल्क को बुलंद अफराते ज़र और बढ़ती हुई गुरबत का सामना है। ये हकीकत है कि गुज़श्ता साल मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की 2.4% तक गिर गई थी, जो कि आबादी में इजाफे की शरह 2.6% से कम थी, क्योंकि हमारी टैक्स वसूली कमज़ोर रही। टैक्सेस GDP का सिर्फ 12%, जबकि अखराजात तकरीबन 20% थे। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान की मईशत को बैरूनी खाता, ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी, कम बरामदात और बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी के साथ साथ दरामदात पर ज़्यादा इन्हिसार की वजह से सख्त चैलेंजेस का सामना था। इससे 2023 जैसी डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हुई, जिसे 2023 के वस्त में IMF के साथ हंगामी स्टॉप गैप इंतज़ाम से, स्टॉप गैप अरेंजमेंट से टाल दिया गया था, जो इस साल के शुरू में ख़त्म हुआ। हुकूमत इन वजूहात की बुनियाद पर यह दावा करती है कि उसके पास IMF के पास वापस जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। अब जैसा कि बांग्लादेश, पाकिस्तान और श्रीलंका को मुख्तलिफ माशी चैलेंजेस का सामना है, हर मुल्क एक IMF के प्रोग्राम की मदद से मुनफरिद चैलेंजेस से निमट रहा है। अगर पाकिस्तान के कर्ज प्रोग्राम का बांग्लादेश और श्रीलंका से मवाजना किया जाए तो श्रीलंका का दूसरा IMF प्रोग्राम जनूबी एशियाई ममालिक में सबसे ज़्यादा कर्ज लेने वाला मुल्क है, जिसके अब तक 17 प्रोग्राम्स हैं। पाकिस्तान की तरह ये भी माशी बहरान में घिरा हुआ मुल्क है। पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश के IMF प्रोग्रामों की ममासलत को देखें तो इनमें माली इस्तेहकाम, ज़र मुबादला के ज़खायर की आरामदेह सतह की तामीर नौ और गरीबों और कमज़ोरों की मदद के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात को बढ़ाना शामिल है। लेकिन प्रोग्राम्स के दरमियान इख्तलाफात ज़्यादा दिलचस्प हैं। श्रीलंका के बरक्स बांग्लादेश का 2023 का IMF प्रोग्राम किसी बहरान पर मुश्तमिल नहीं, जबकि श्रीलंका का प्रोग्राम कर्ज की पायदारी पर तवज्जो दिलाता है। दूसरी तरफ अपने बुनियादी मसाइल को हल किए बगैर एक बहरान से दूसरे बहरान की तरफ बढ़ रहा है। मिसाल के तौर पर तवानाई का शोबा और इसका बड़ा माली बोझ IMF और वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम्स की मुस्तकिल जो खुसूसियत है वो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या नया प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को मजबूत करेगा। देखा जाए तो पाकिस्तान के लिए IMF के नए प्रोग्राम का मकसद मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करना है, लेकिन इसकी तवील मुद्दती तरक्की और तरक्की की सलाहियत गैर यकीनी है। ये अनसर्टेनिटी है जो पॉलिटिकल साइड पे भी है, जुडिशल साइड पे भी है और इवन सोशल साइड के ऊपर भी है। इसके साथ क्या हम इसको मुकम्मल कर पाएंगे, दिस रिमेन्स अ क्वेश्चन है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गवर्नर पंजाब और चीफ मिनिस्टर पंजाब में जो आपस में एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स है, जुमलों का तबादला है, वो शिद्दत अख्तियार करके है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ पंजाब की सरकारी जामियात में वाइस चांसलर्स की तकर्री का मामला तनाज़े का शिकार हो गया है, क्योंकि वाइस चांसलर्स की तैनाती के हवाले से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ आमने सामने नजर आ रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने गवर्नर पंजाब पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वाइस चांसलर की तैनाती पर सारा मामला पंजाब यूनिवर्सिटी का है, लेकिन गवर्नर अपना वाइस चांसलर लगवाना चाहते हैं। मरियम नवाज़ का कहना था कि मेरिट और शफाफियत पर वाइस चांसलर लगाए गए हैं। वाइस चांसलर की तैनाती पर MNAs और MPAs सबकी सिफारिशें आती हैं। अब मरियम नवाज़ के इन इल्ज़ामात पर गवर्नर पंजाब कहते हैं कि हम चाहते हैं कि VC मेरिट पर तैनात हों। चीफ मिनिस्टर साहिबा कह रही हैं कि मेरिट पे हो, गवर्नर कहते हैं कि वो चाहते हैं कि मेरिट पे तैनात हो। अब गवर्नर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के इन इल्ज़ामात को, ज़रा वो भी आपके सामने रखते हैं। पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कोलेशन गवर्नमेंट है। कोलेशन गवर्नमेंट को हमने चलाना है, हमारी मजबूरी है। हमारा कोई लड़ाई झगड़ा, कोई इख्तलाफ, कोई कोल्ड वार नहीं है। सिर्फ बात जो VCs के हवाले से है, उसमें ये चाहता हूँ कि VCs जो यूनिवर्सिटीज के हैं वो मेरिट पे लगे, प्रॉपर तरीके से लगे। बहुत सारे गिले शिकवे, बहुत सारी उंगलियां जो है। अब इस सारे मामले पर वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने पंजाब की जामियात में वाइस चांसलर्स की तैनातियों पर एतराज़ के मामले पर गवर्नर पंजाब से अहम सवालात किए। सवाल उठाया कि गवर्नर पंजाब ने क्यों 4 माह में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स लगाने की बात नहीं की,
क्यों कभी यूनिवर्सिटी के इस्लाहात की बात नहीं की? कायम मकाम वाइस चांसलर ने यूनिवर्सिटी को क्यों मुस्तहकम नहीं किया? गवर्नर्स ने क्यों नहीं पूछा कि कैसे चल रहा है इंतजाम? वजीर तालीम ने सवाल उठाया कि गुज़श्ता 4 माह में गवर्नर पंजाब ने क्यों कायम मकाम वाइस चांसलर्स की कारकर्दगी को जांचा नहीं हो, और अब ये बात क्यों की जा रही है? और कुछ ऐसी ही बातें आज गवर्नर से मुताल्लिक चीफ मिनिस्टर पंजाब ने भी कर रही हैं, जिससे लगता है कि दोनों जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके दरमियान ये जो वॉर ऑफ वर्ड्स आने वाले दिनों में मजीद शिद्दत इख्तियार करेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।